Hello everyone, my name is Gyanendra Rai and I have done my BTech in Mechanical Engineering from MNIT Allahabad and I am currently pursuing MTech from IIT Roorkee. In this video, I will be furthering my explanation from the last video. और अगर किसी ने आखिरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आप जाकर देख सकते हैं क्योंकि ये जो वीडियो है उसी का कंटिन्यूशन है। तो हमने पिछले वीडियो में फ्लक्स स्पीड से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं जो कि उसी पे बेस्ड हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि हमने पिछले वीडियो में क्या कुछ सीखा था। पहला जो चीज़ हमने सीखा था वो था फ्लक्स स्पीड का फार्मूला, जो कि आया था √2GH अपॉन 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल स्क्वायर। ये तो ओरिजिनल फार्मूला है जिसमें कि हमने कोई भी एग्जाम्पशन, ज़्यादातर एग्जाम्पशन नहीं लिया है। तो अभी क्या था, उसके बाद हमने एक और ये देखा था कि ये जो फार्मूला है ये अप्रोक्सीमेटली 2GH बन जाता है। कब? जब हमारा ए जो है बहुत छोटा हो कैपिटल ए से। ठीक है, और यहाँ पे समझने के लिए भाई नोटेशंस क्या क्या हैं, हम लोग वो फिगर जो था पिछले वीडियो वाला वो भी बना लेते हैं। तो उसमें सिंपली क्या था, एक टैंक लिया था हमने जिसमें हमने पानी भरा था। ठीक है, और वहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, इस एक्स डिस्टेंस पे हमने यहाँ होल क्रिएट किया था। ठीक है, जहाँ से कि हमारा ऐसे करके प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ फ्लूइड बाहर आ रहा था। और जो स्मॉल एच है वो है हाइट फ्री सरफेस की इस होल से। ठीक है, इस होल से ये रहा हमारा फ्री सरफेस। ठीक है, और जो कैपिटल ए है वो था हमारे जो सिलिंड्रिकल टैंक है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और स्मॉल ए क्या था, जो हमने यहाँ पे ऑरिफिस बनाया उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो था स्मॉल ए। ठीक है, ये तो थी हमारी पहली लर्निंग। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो कि इस फार्मूले को देख के भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स स्पीड है ना वो डिपेंड ही नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज इन द टैंक। ठीक है, और एक कैलकुलेशन हमने और किया था, वो क्या था, वो था तीसरा कि अगर हम x को h/2 कर दें। ठीक है, अब h/2 क्या है, h/2 है, ये देखो यहाँ से अगर फ्री सरफेस जो है पानी का, उसको अगर हम यहाँ से देखें बॉटम ऑफ द टैंक से, तो उसका टोटल हाइट h था। ठीक है, तो इस नोटेशन के साथ हमने कैलकुलेशन किया था तो हमारा क्या आया था, x बराबर h/2। अगर x h/2 होगा तो उस पॉइंट पे हमारा जो रेंज मिलेगा, रेंज क्या था कि जब फ्लक्स टैंक से बाहर निकलेगा तो वो प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ जाके ग्राउंड को हिट करेगा। तो जिस पॉइंट पे वो ग्राउंड को हिट करेगा वो उस पॉइंट की दूरी टैंक के बेस से जो होगी वो होगी हमारी क्या, आर, और उसी को हम रेंज भी बोलते हैं। तो वो हमारा मैक्सिमम कब मिलेगा, जब x होगा h/2 के बराबर और वो होगा h/√2। तो बेसिकली
ये तीन चीज हमने मेनली ये सीखा था, और इसके पीछे मैंने बहुत सारा और भी एक्सप्लेन किया था कि ये सब चीजें आती कैसे हैं। ठीक है, अगर किसी को अगर ये डायरेक्टली ना पता हो तो जाके वहाँ पे देख सकता है पिछले वीडियो में। अब आगे इसमें क्या हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि देखो ये हमारा क्या है, टैंक है। तो ये जो हमारा टैंक है, ठीक है, ये हमारा टैंक जो है ये, इसमें क्या है, इसमें वाटर, यहाँ पे हमने वाटर लिया हुआ है पूरा। ठीक है, और ये हमारा फ्री सरफेस है, और यहाँ पे हमारा ऑरिफिस था जहाँ से ऐसे करके हमारा प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ जो फ्लूइड है, यहाँ से जो भी फ्लूइड होगा, ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, वो आके यहाँ हिट मारता है। ठीक है, ग्राउंड को हिट करता है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि एक रिकॉलिंग फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है F बराबर रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे V जो है वो क्या है, वो यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स, जो फ्लक्स होगा उसकी स्पीड है, और ये स्मॉल है यहाँ का ऑरिफिस का एरिया हो गया। ठीक है, और रो जो है वो दिए हुए फ्लूइड का डेंसिटी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता कि ये रिकॉलिंग फोर्स रो ए वी स्क्वायर है। ठीक है, ये कैसे हम समझे, तो इसको समझने के लिए देखो, अगर तुम इस चीज को देखो रो ए वी स्क्वायर को, तो यहाँ ये लो हमारा, यहाँ पे हम बना लेते हैं जो ऑरिफिस हमारा, ये ऑरिफिस है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके हमारा क्या आ जाएगा, पानी निकलेगा या फ्लूइड निकलेगा, और ये जाके ऐसे हिट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लेके देखें, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे एक वेलोसिटी होगी v। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट जो ऑरिफिस है उसके पास में अगर हम देखें, एरिया कितना है, स्मॉल है, और इसकी जो वेलोसिटी यहाँ से ये जो फ्लूइड निकल रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल v। ठीक है, तो रो, अगर रो का यूनिट देखो तो रो का यूनिट कितना है, kg पर मीटर क्यूब। ए का यूनिट कितना है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वी का यूनिट कितना है, मीटर पर सेकेंड। अब क्या है ना, देखो रो को तुम ए को और एक वी को उठाओ। ठीक है, एक ए लो और एक वी लो, तो ए और वी को आपस में अप्लाई करो, क्या आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। ठीक है, देखो मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जो यूनिट है क्या है, ये यूनिट है वॉल्यूम फ्लो रेट का। ठीक है, कि कितना वॉल्यूम पर सेकेंड ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे इससे निकल रहा है। ठीक है, और अगर इसमें हम रो से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा, ये होगा हमारा डेंसिटी का यूनिट कितना होता है, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों मिला के कितना आएगा, ये हो जाएगा केजी पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से इतना इतना रो ए वी केजी पर सेकेंड फ्लो निकल रहा है। ठीक है, और उसकी क्या होगी, उसकी एक वेलोसिटी भी है, तो उससे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, रो देखो यहाँ पे बनने लगा, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो वी यहाँ मल्टीप्लाई किया है तुमने, तो इसको यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या बनेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बताओ केजी क्या हो गया, केजी हो गया मास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो क्या हुआ, एफ इंटू ए आया, एम इंटू ए आया। एम इंटू ए क्या होता है भाई, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, एफ बराबर एम में आ गया। अब देखो, एक तो रहा ये इंटरप्रिटेशन, इसी चीज को अगर हम केजी पर मीटर पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम दूसरी तरह से देखें तो क्या होगा, केजी ऊपर ले लो, मीटर पर सेकेंड ऊपर ले लो, और 22 सेकेंड करो। ठीक है, तो ये क्या है, केजी क्या है, मास है, मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी है।
तो तुमने क्या किया, मास इंटू वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई टाइम। तो इफेक्टिवली तुम क्या कर रहे हो, एम बी बाई टी, या कह सकते हो ये क्या हो सकता है, डी पी बाई डी टी तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से क्या आता है, वो भी तो एफ ही आता है ना। ठीक है, आप जैसा भी आपको समझ में आए, दोनों में से दोनों एक्सप्लेनेशन चलेगा। और ये जो है ना, ये इसका जो यूनिट एनालिसिस करके ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब वापस, अब तुम्हें तो समझ में आ गया कि भाई ये रो ए बी स्क्वायर है, वो क्या है, वो फोर्स है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि फोर्स, तो पता चल गया कि फोर्स तो वहां पे कुछ फोर्स है, बट वो फोर्स कौन किस पे लगा रहा है, ये कैसे समझें। तो उसके लिए देखो, ये यहाँ पे एक टैंक बनाओ। ठीक है, अब देखो ये जो है यहाँ पे इस, ये यहाँ पे हमारा क्या था, ओरिफिस था। और यहाँ से एक, यहाँ से फ्लक्स वेलोसिटी v के साथ हमारा क्या है, फ्लूइड बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको अलग देखता हूँ, इसको टैंक को अलग कर लेता हूँ, टैंक को मैं अलग कर लेता हूँ मान लो। ठीक है, इसको अलग कर लेता हूँ, और यहाँ से ऐसे करके यहाँ से काट लिया, और इसको थोड़ा दूर बना लो। ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया। तो इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स है। अब बताओ, यहाँ से लगातार फ्लूइड निकल रहा है, तो ये जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है डीपी बाई डी टी, ये कौन कर रहा होगा आखिर, इस ये जो फ्लूइड यहाँ पे, एकदम यहाँ पे जो फ्लूइड यहाँ से निकल रहा है, तो उसके कांटेक्ट में कौन है, ये पीछे का तो फ्लूइड है ये पूरा ये। तो आखिर इस जो ये फ्लूइड जो बाहर जा रहा है, इस पे कौन मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा होगा, वही पीछे वाला। तो उसको ये ऐसे करके ना पुश मार रहा होगा इस फोर्स से। ठीक है, तो क्या होगा ना, ये जब इसको पुश मारेगा, तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के की वजह से इस पे भी एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, और यही जो एफ है ना, ये दोनों ही एफ होगा ना, एक्शन रिएक्शन से। और ये दोनों किसके बराबर होंगे, यही दोनों बराबर होना चाहिए भाई, एक्शन रिएक्शन है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अब आगे देखो, आगे क्या होता है कि अब हमारा पता चल गया। अच्छा ठीक है, तो अगर मान लो कि इसके नीचे ये जो टैंक है, ये तो किसी सरफेस पे होगा ना। अगर ये किसी सरफेस पे है, तो क्या होगा कि एक तो भाई रिक्वालिंग इफेक्ट से फोर्स आया, जो कि है रो ए वी स्क्वायर। और दूसरा क्या होगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, जिस मान लो इसमें कुछ उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट, मान लो इस मोमेंट पे कितना है, कुछ सर्टेन हाइट में हमारा पानी है। ठीक है, कुछ भी वो हाइट हो सकता है, कोई भी हाइट, कोई भी हाइट ले लो, एच, सॉरी, ठीक है, ये जो स्मॉल एच है, ये यहाँ से, ये जो स्मॉल एच है ना, ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ठीक है, फ्री सरफेस से लेके ये जो हमारा ये आता है ना, ये अंडर रूट 2 GH, ये वाला एच। तो ये कोई सर्टेन एच होगा भाई, ये तो जैसे जैसे फ्लूइड निकलेगा वैसे वैसे हमारा हाइट घटते चला जाएगा। तो इस इंस्टेंट पे मान लो कि कोई हाइट स्मॉल एच है। ठीक है, तो उस जब इसमें स्मॉल एच है और ये सर्टेन लेवल ऑफ वाटर होगा इसमें, तो क्या होगा, उससे हमारे पास क्या आएगा, इसमें वेट होगा ना कुछ, तो कुछ होगा mg। और एम निकालने के लिए क्या करेंगे कि उस समय पे टैंक में जितना वाटर लेवल होगा उसको, तो यहाँ पे होगा कितना, टोटल तो होगा कैपिटल एच, ये कैपिटल एच, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू एच कितना हुआ, वॉल्यूम, और रो से मल्टीप्लाई कर दो, जो फ्लूइड का रो है। और अगर ये जो टैंक है इसका भी कुछ मास दिया हुआ, तो उसको भी इसमें जोड़ लेना, करके हमारा मास आ जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करो हमारा वेट आ जाएगा। और इसको काउंटर बैलेंस कौन सा करेगा, जो सरफेस जो होगा नीचे की तरफ जिस पे टैंक रखा हुआ है, वो इस पे नॉर्मल लगाएगा। ठीक है, और अगर ये स्मूथ सरफेस है, अगर मान लो फ्रिक्शन होता, तब तो उसका एनालिसिस देखना पड़ता है कि भाई ये एफ कितना है, स्टैटिक जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन जो कि सरफेस ऑफर कर सकता है, उससे ज़्यादा या कम हो तो पूरा अलग एनालिसिस हो जाएगा। बट अगर हमारा सरफेस स्मूथ है, तो हॉरिजॉन्टली तो कोई रेजिस्टेंस मिलेगा ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है ना, कि जब आप स्मूथ सरफेस पे आप करके देख सकते हैं कि किसी सरफेस पे ऑयल का यूज करके आप उसको स्मूथ बना दीजिए। परफेक्टली स्मूथ तो नहीं बनेगा, बट काफ़ी हद तक स्मूथ आप बना सकते हैं।
स्मूथ बना के और उसके ऊपर एक टैंक रखिए और यहाँ पे होल करिए, तो क्या होगा ना कि वो स्लाइड करने लगेगा, जो कि होना भी चाहिए। यहाँ से देखो, जब ये फोर्स यहाँ रिकॉलिंग फोर्स लगेगा, जो कि फ्लूइड बाहर जा रहा है, वो अपने पीछे जो जो हिस्सा छूट जा रहा है सिस्टम में, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है रो ए वी स्क्वायर, उसके वजह से क्या होगा, इस पर एक रिकॉइलिंग इफेक्ट आएगा। तो उसको तो कोई रेजिस्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमारा तो सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन के थ्रू वही ऑफर कर सकता था, वो करेगा नहीं। तो इसमें क्या हो, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा उस तरफ, इस डायरेक्शन में जब फोर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, अगर कोई पूछे कि इस मोमेंट पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन निकालो, इस मोमेंट पे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, ये बदलेगा। जैसे जैसे पानी घटेगा टैंक में, वैसे वैसे जो फ्री सरफेस है और ओरिफिस के बीच का जो हाइट है स्मॉल एच, वो भी घटेगा। तो वैसे वैसे भी घटेगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स भी घटेगा। तो इसलिए जो हमारा एक्सेलरेशन जो है ना, वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। ये एफ जो है वेयरिंग है, और साथ साथ एम भी वेयरिंग है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि हमारा एक्सेलरेशन हम उस मोमेंट पे आप निकाल सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन पूछता है। तो ये तो रहा रिकॉलिंग इफेक्ट, जो भी लगता है कैसे लगता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन अगर कुछ आता है तो इस तरफ ये सब कॉन्सेप्ट को यूज करके वो न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं। मैंने तो जनरल सिंबल लेके सॉल्व किया है, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझें, और ज़रूरत पड़ेगा तो आगे मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, ठीक है। ज़रूरत क्या पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये तो अब तो समझ में नहीं आएगा उसके बिना। अब हम कुछ और डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ क्या है कि तुमने या आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि यार, कोई अगर कॉलम दिया हुआ है, कोई भी कॉलम, और उसमें ना वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, इसको हम 1 बोल दें, इस पॉइंट को 2 बोल दें, और अगर हम यहाँ से यहाँ चल के आते हैं तो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच। एच क्या है, इन दोनों के बीच का वर्टिकल हाइट, क्या, वर्टिकल हाइट। अगर मान लो ये कोई पॉइंट ऐसे भी होता ना, ये ऐसे देखो 1 2, वर्टिकल हाइट क्यों बोल रहा हूँ, तो आप ऐसे नहीं आ सकते, ये हाइट नहीं लेना होगा आपको, ये वर्टिकल वाला हाइट हमेशा लेना होगा। आप यहाँ से एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचिए, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचिए, और ये डिस्टेंस लीजिए। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना प्रेशर का, वो इसकी वजह से आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी भी दो पॉइंट में वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो कुछ भी बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। तो अब क्या है ना कि इसमें मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है ना, ये बर्नौलीज इक्वेशन का एक स्पेशल केस है। कैसे, देखो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं लिखता है यहाँ पे इस केस में, तो P1 प्लस, मान लो कि ये हमारा 2 है, तो चलो मैं एक नया फिगर बना लेता हूँ, या इसी में देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अपना डेटम यहाँ ले लेता हूँ 2 पे ही, ठीक है। डेटम का मतलब डेटम लाइन, DL, डेटम लाइन। तो डेटम लाइन क्या है, यहाँ से हम मेजर करेंगे अपना हाइट, जो भी जिस भी पॉइंट का हाइट लेना हम इस हाइट से मेजर करेंगे। तो अगर लिखता हूँ P1, ठीक है, और रो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो GZ1 इक्वल्स टू P2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो Z2, ठीक है। अब देखो Z2 क्या है यहाँ पे, वो तो डेटम पे ही है, तो ये क्या होगा, 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया। V2 क्या है भाई, ये तो फ्लूइड रुका हुआ है ना। V2 क्या है, 0.2 की वेलोसिटी, 0.2 पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, सब कुछ रुका हुआ है, तो वेलोसिटी सब 0 करो, V1 भी तो 0 ही होगा, पूरा फ्लूइड रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो बचा क्या, P1 रो जी Z1 इक्वल्स टू P2, Z1 क्या है, देखो Z1 क्या है, हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट, वो यहाँ से क्या आ रहा है, H आ रहा है। तो P2 बराबर P1 प्लस रो जी Z1 इक्वल्स टू H। देखो आ गया वही चीज़। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि ये जो है ना, बर्नौलीज इक्वेशन का स्पेशल केस होता है ये वाला फार्मूला। और इससे आपको ये भी समझ में आया कि ये फार्मूला कब लगाना है और बर्नौलीज इक्वेशन कब लगाना है। जब भी हमको दो पॉइंट के बीच में प्रेशर रिलेशन निकालना होता है, तो हम कंफ्यूज हो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वाला लगाएं कि वो कि बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं।
तो आपको हमेशा याद रखना होगा, जब भी मोशन हो रहा है तो आप हमेशा बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। और वैसे भी अगर बर्नौली इक्वेशन आपको याद है और ये नहीं भी याद है, देखो अगर मुझे अगर ये पता भी ना होता P2 बराबर P1 प्लस रो जी एच, तो भी मैं इस फॉर्मूले से बर्नौली इक्वेशन से मैं वहाँ पहुँच जाता। ठीक है, आपको सिर्फ दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए उसको इक्वेशन को मॉडिफाई करना है और आप अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये रहा पूरी जो जितना हो सके इफ्लक्स स्पीड पे ये टोटल कॉन्सेप्ट्स। और भी अगर मुझे कुछ समझ में आएगा तो बाद में मैं एडिट करके या फिर अलग से वीडियो बना के ऐड करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा कि आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर्स ही मेरा हौसला बढ़ाएंगे और मुझे लगेगा कि हाँ भाई जो मेहनत कर रहा हूँ तो वो कहीं जा रहा है, हवा में नहीं गायब हो रहा है। तो ठीक है, थैंक यू।